हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रो। हम पिछले लेक्चर में हमने एलटीसी रूल की शुरुआत की। छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लेंगे जल्दी ही। पिछले लेक्चर में हमने एक तरीके से फैमिली की डिफिनीशन पढ़ी और साथ ही साथ हमने ये पढ़ा कि ऐसी कौन सी लीव होती हैं जिन पे एलटीसी लिया जा सकता है। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल है, आप जाके उसको देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि एलटीसी रूल किसके किस पे अप्लाई होता है, एक तरीके से एप्लीकेशन ऑफ एलटीसी रूल। ये ऐसे कौन कौन से कैटेगरी के एम्प्लॉयज होते हैं जिन पे एलटीसी रूल अप्लाई होता है। सबसे पहला, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग सिविलियन इन डिफेंस, और ऑल इंडिया सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं, इनके ऊपर भी एलटीसी रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग सिविलियन इन डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री में जो सिविलियन काम करते हैं या डिफेंस सर्विसेज में जो सिविलियन काम करते हैं, उनके ऊपर भी एलटीसी रूल लागू होता है। ऑल इंडिया सर्विस पे भी एलटीसी रूल लागू होता है। ऑल इंडिया सर्विस में आपको पता ही है कौन कौन से आते हैं: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट सर्विस होता है, फॉरेन सर्विस नहीं। अगला है इंडस्ट्रियल एंड वर्क चार्ज स्टाफ, इंडस्ट्रियल एंड वर्क चार्ज स्टाफ, इनके ऊपर भी एलटीसी रूल लागू होता है, लेकिन एक कंडीशन होती है। ठीक है, केवल वही मतलब स्टाफ हु आर इंटाइटल्ड टू रेगुलर लीव, जो इंडस्ट्रियल और वर्क चार्ज स्टाफ होते हैं, इसमें दो कैटेगरी के स्टाफ होते हैं। कुछ ऐसे स्टाफ होते हैं जो रेगुलर लीव के लिए एलिजिबल इंटाइटल्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रेगुलर लीव के लिए इंटाइटल्ड नहीं होते हैं। तो केवल वही इंडस्ट्रियल एंड वर्क चार्ज स्टाफ जो रेगुलर लीव के लिए इंटाइटल्ड है, उन्हीं को एलटीसी मिलती है। अगला, एसएएस अप्रेंटिस। जैसा कि हमको पता है कि एसएएस अप्रेंटिस पे सारे जो है कि रूल लागू होते हैं, केवल यही अप्रेंटिस है जिसपे सारे रूल लागू होते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, ठीक है, कोई भी पेंशनर है अगर वो रीएम्प्लॉयड हुआ, इन सब को भी एलटीसी मिलती है। एसएएस अप्रेंटिस को भी, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को भी और रीएम्प्लॉयड पेंशनर को भी मिलती है एलटीसी। अगला है जो इंडिया बेस्ड स्टाफ, स्टाफ इन मिशन अब्रॉड एंड एड मिशन इन नेपाल। जो भारत सरकार की जो एब्रॉड में एक तरीके से जो मिशन वगैरह चलते हैं, उसमें जो हमारे इंडियन स्टाफ होते हैं, जो जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कि इंडिया से वहां पे पोस्ट करती है, नेपाल में भी हमारा एक एड मिशन चलता है। ठीक है, इसमें भी जो इंडियन स्टाफ होते हैं जिनको वहां पे भेजा गया होता है, ये भी एलटीसी के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे वो क्या करते हैं, कुछ लोकली स्टाफ भी रिक्रूट करते हैं वहीं के, जिस कंट्री में वो मिशन चल रहा हो, तो ये लोग जो है कि एलटीसी के लिए एलिजिबल नहीं होते। ठीक है, ये चीज। अगला है, अगर कोई डेपुटेशन पे आया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, डेपुटेशन एट सेंटर, ठीक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे ऑफिसर ऑफ ऑटोनॉमस बॉडी,
ठीक है। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपुटेशन पे आए हुए हैं तो भी इनकी एलटीसी इनको मिलती है। ठीक है, ये चीज। अगला है एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग, ठीक है, इनको भी एलटीसी मिलता है। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरी के एक तरीके से जो है कि एम्प्लॉयज हैं, ऑफिसर्स हैं जिनको एलटीसी मिलता है। सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय हैं, चाहे डिफेंस में जो सिविलियन है वो, चाहे ऑल इंडिया सर्विस को। इंडस्ट्रियल एंड वर्क चार्ज स्टाफ जो होता है इसको भी मिलेगा। एसएस अप्रेंटिस, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, री एम्प्लॉयड, इंडियन बेस स्टाफ इन मिशन अब्रॉड या इंडियन एडमिशन इन नेपाल। कोई डेपुटेशन पे आया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से आया है चाहे ऑटोनॉमस बॉडी से आया है, उसको भी मिलेगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनके भी एम्प्लॉयज को भी एलटीसी मिलती है। ठीक है, ये चीज। अब हम थोड़ा सा इसी को और एक एक करके थोड़ी सी और चीजें समझते हैं। सबसे पहला हम समझते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के बारे में। देखिए, ऑफिस में बहुत सारे जो है कि कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होती है। इसमें आपके माइंड में कई बार रहता है कि कैजुअल लेबर भी कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है। नहीं, कैजुअल लेबर में कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट नहीं माना जाता है। वजह यह है कि कैजुअल लेबर में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एम्प्लॉयर और वेंडर के बीच होता है। वेंडर से जो है कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मुझे आप 100 कैजुअल लेबर्स जो है कि प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय वो होते हैं जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच होता है। मतलब जिसको आप हायर कर रहे हो उसके और एम्प्लॉयर के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ऐसे अपॉइंटमेंट को कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट बोलते हैं। हम कई बार कंफ्यूज करते हैं कि जो कैजुअल लेबर होते हैं वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर और उस पर्टिकुलर वेंडर के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कैजुअल लेबर जो है इससे तो एम्प्लॉयर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, इसीलिए इसको जो है कि कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट नहीं माना जाता। इसीलिए इन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की कोई फैसिलिटी भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं जिनको हमने बात की कि एलटीसी मिलेगा, वो ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होते हैं। अगर आपको याद होगा जीएफआर में हमने पढ़ा था ना, प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज। तो ये जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जीएफआर के इस पूरे प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए या पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए होता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, तभी जाकर के उनको एलटीसी मिलती। ठीक है, ये चीज है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए ये बोला गया है कि पहली बात, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल की सर्विस होने के बाद ही मिलेगी। आफ्टर 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस के बाद ही इनको जो है कि एलटीसी मिलेगी। दूसरा ये बोला गया है कि इनको होम टाउन एलटीसी मिलेगी अगर इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है 2 साल के लिए है। तो अगर 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है इनका तो एक होम टाउन एलटीसी मिल जाएगी, और इनको ऑल इंडिया एलटीसी भी मिल सकती है अगर इनका कॉन्ट्रैक्ट 4 इयर्स का है। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक ईयर जो है कि उसी हिसाब से चलता है। 4 साल में एक ऑल इंडिया एलटीसी मिलती है और 2 साल में एक होम टाउन एलटीसी। तो वही इनको बोला गया है कि पहली बात, जो नॉर्मल रूल सबके ऊपर लागू है कि 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस के बाद मिलेगा, वो इनको पे ऊपर लागू होगा। दूसरा, अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 2 साल तक का है तो उन्हें एक होम टाउन एलटीसी मिल जाएगी। अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 4 साल का है तो एक होम टाउन मिलेगा और एक ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट का लेंथ कितना है। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के बारे में था।
थोड़ी सी बात हम री एम्प्लॉयड के बारे में भी कर लेते हैं। जो री एम्प्लॉयड पेंशनर होते हैं, इनका पेंशन रूल में हमने बात किया था कि इनके पास ऑप्शन होता है कि ये जो है कि या तो पास्ट सर्विस को काउंट करा लें, या न्यू रिक्रूट के तौर पे ये ज्वाइन करें। ये पेंशन रूल में हमने पढ़ा था। जब ये पास्ट सर्विस को काउंट कराते हैं तो इनको पे प्रोटेक्शन वगैरह मिल जाता है और ये पूरी की पूरी पास्ट सर्विस इनकी काउंट हो जाती है। तो कोई भी री एम्प्लॉयड जो पेंशनर है, अगर वो अपनी पास्ट सर्विस को काउंट कराता है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि और न्यू रिक्रूट के तौर पे, दोनों के तौर पे जब ये वो करेगा, तो जब वो पास्ट सर्विस को काउंट कराएगा तो उसको 1 साल की जो है कि कंडीशन उसके ऊपर नहीं होती है। मतलब 1 साल के बाद उसे एलटीसी मिले, इस बात का प्रोविजन नहीं है। लेकिन एज ए न्यू रिक्रूट अगर वो ज्वाइन करेगा, तो जैसे नॉर्मल सबके ऊपर रूल लगा हुआ है कि 1 ईयर की सर्विस के बाद ही एलटीसी मिलती है, तो 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस जब इनकी हो जाएगी तब इनको एलटीसी मिलेगी। ठीक है, ये चीज कई जगह एक कंफ्यूजन ऑफिसों में देखा गया कि री एम्प्लॉयड पेंशनर को फ्रेश रिक्रूट माना गया। जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो फ्रेश रिक्रूट है उनको शुरू के 8 साल तक एवरी ईयर एलटीसी मिलती है, हर साल मिलती है। कई ऑफिसेज में री एम्प्लॉयड पेंशनर को फ्रेश रिक्रूट मानते हुए, मतलब न्यू रिक्रूट के तौर पे तो वो अपॉइंट हुए, उनको फ्रेश रिक्रूट मानते हुए उन्हें भी 8 साल की एलटीसी देने का प्रोविजन जो है कि मतलब दिया जा रहा था। देखिए, फ्रेश रिक्रूट की डिफिनीशन एलटीसी रूल में बताई गई है। इसमें यह बताया गया है कि इनिशियल रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट, मतलब फर्स्ट टाइम जब आप गवर्नमेंट में जो अपॉइंट होते हो तो उस रिक्रूटमेंट को फ्रेश रिक्रूटमेंट बोलते हैं। अब आप बीच में सर्विसेज स्विच करते जा रहे हो, ठीक है, यहां से रिजाइन किया वहां गए, वहां से रिजाइन किया वहां गए, तो आपका जो फ्रेश रिक्रूट का स्टेटस है, ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट, जो इनिशियल अपॉइंटमेंट मतलब फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है आपका, वहां से जो है कि आपका फ्रेश रिक्रूट का स्टेटस काउंट होगा और वहीं से 8 साल तक आपको जो है कि एवरी ईयर एलटीसी मिलती है। तो ये जो आर्मी पर्सनल वगैरह होते हैं, जो री एम्प्लॉयड जो पेंशनर वगैरह होते हैं, ये तो ऑलरेडी जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सर्व करके आ चुके होते हैं, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो इसीलिए जब ये दोबारा री एम्प्लॉयड होते हैं तो उसे हम फ्रेश रिक्रूट नहीं मानते, क्योंकि ये उनकी गवर्नमेंट में इनिशियल रिक्रूटमेंट नहीं है, इसके पहले वो डिफेंस मिनिस्ट्री में इनिशियली अपॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर वही है 8 साल का पीरियड कुछ बचा है तो एवरी ईयर एलटीसी देंगे, अदरवाइज जो नॉर्मल ब्लॉक ईयर एलटीसी मिलती है वो उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखने वाली बात है। ये कंफ्यूजन हो रही है लोगों को री एम्प्लॉयड पेंशनर के केस में, तो इसको भी समझ लेना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पे आ गया, अगर, क्योंकि स्टेट में क्या है, एलटीसी नहीं मिलती, स्टेट गवर्नमेंट में एलटीसी नहीं है, एलटीसी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए होती है। तो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पे आ गया, आते हैं अक्सर, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो एम्प्लॉय है जब सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा तो इसको भी एलटीसी मिलती है। इसको 1 ईयर की सर्विस जरूरी नहीं है, 1 ईयर की सर्विस, कंटिन्यूअस सर्विस जरूरी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में आकर के एलटीसी अवेल करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो इसको वहां पे जाहिर सी बात है काम कर ही रहा होगा, इसीलिए 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस के बाद उसे एलटीसी नहीं दी जाएगी। 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बोला गया है कि उसका डेपुटेशन पीरियड देखा जाएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में उसका डेपुटेशन पीरियड 2 साल का है तो उसे एक होम टाउन एलटीसी, और अगर 4 साल का है तो उसे एक ऑल इंडिया एलटीसी दी जाएगी। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल में और इसमें यही एक फर्क है।
कॉन्ट्रेक्चुअल में अपॉइंटमेंट के 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस के बाद जो है कि उसको एलटीसी दिया जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पे आया है तो वो 1 साल का क्लॉज नहीं लगाया गया है। वजह ये है कि वो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब गवर्नमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसीलिए इनको 1 साल नहीं, बस उनको देखा जाएगा कि अगर 2 साल का उसका डेपुटेशन का पीरियड है तो ऐसे में एक होम टाउन एलटीसी दी जा सकती है उसको, और 4 साल का डेपुटेशन का पीरियड है तो ऑल इंडिया एलटीसी दी जा सकती है। इसी रेशियो में आगे जो है कि वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लीजिए कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट सर्वेंट, डेप्यूटेड टू पीएसयू, ये अक्सर पूछता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो पीएसयू में अगर डिप्यूट हुआ तो उसकी एलटीसी का क्या रूल होगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में था तो ये तो एलटीसी ले ही रहा था एलटीसी रूल के तहत। अब वो गया पीएसयू में, तो पीएसयू में एलटीसी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कैसे होगा? तो ऐसे केस में क्या हुआ है कि वहां कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब पीएसयू में अपॉइंट होता है तो उनके अपॉइंटमेंट को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। अपॉइंटमेंट जो होता है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑन टॉप पोस्ट, ठीक है, और दूसरा अदर देन टॉप पोस्ट। ठीक है, तो ये टॉप पोस्ट कौन से होते हैं ये डिफाइंड होगा पीएसयू वगैरह में, इसको जानने की हमें जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो है पीएसयू में अपॉइंटमेंट होता है तो या तो वो टॉप पोस्ट पे अपॉइंट होगा या अदर देन, मतलब बाकी पोस्ट जो होते हैं वो अदर देन टॉप पोस्ट होते हैं। टॉप पोस्ट का रूल ये है कि अगर मान लीजिए कि इफ एलटीसी अवेलेबल इन पीएसयू, मतलब अगर उस पीएसयू में एलटीसी का रूल है, ठीक है, तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर ऑफिसर जो टॉप पोस्ट पे अपॉइंट हुआ है वो उन्हीं के एलटीसी रूल से एलटीसी लेगा। कहने का मतलब अगर पीएसयू में एलटीसी की फैसिलिटी अवेलेबल है तो ऐसे केस में वो जो टॉप पोस्ट का जो बंदा है वो पीएसयू की एलटीसी रूल से गवर्न होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की एलटीसी रूल से गवर्न नहीं होगा। पीएसयू के एलटीसी रूल से एलटीसी लेगा, जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो पीएसयू के द्वारा ही बियर किया जाएगा। ठीक है, ये चीज मान लीजिए ऐसा है कि एलटीसी नॉट अवेलेबल, वहां एलटीसी की फैसिलिटी है ही नहीं, वहां एलटीसी जो है पीएसयू में है ही नहीं। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जब उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पीएसयू में अपॉइंट करने का प्रोविजन बनाया जा रहा था, टर्म एंड कंडीशन में ही ये बात डाल दी जाएगी। ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो है, ये जो ऑर्डर बनाया जा रहा था उसके अपॉइंटमेंट का, उस अपॉइंटमेंट ऑर्डर में ही जो है कि ये डाला जाएगा कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एलटीसी लेगा। अब चूंकि एलटीसी वहां पे जो है कि अवेलेबल नहीं है पीएसयू में, तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट के जो सीसीएस एलटीसी रूल है उसके तहत एलटीसी लेगा, लेकिन उसका जो है कि एक्सपेंडिचर जो है वो पीएसयू को ही बियर करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में फर्क है। पहला यह है कि अगर उस पीएसयू में एलटीसी की फैसिलिटी है, उसने अपने एम्प्लॉयज के लिए एलटीसी की फैसिलिटी बना रखी है, तब तो इस जो टॉप पोस्ट पे जो अपॉइंटमेंट हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की, वो बाउंड है कि वो पीएसयू के ही एलटीसी रूल से गवर्न होगा। लेकिन अगर वहां पे एलटीसी फैसिलिटी नहीं है तो ऐसे में तो इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया कि जब उनका अपॉइंटमेंट किया जाए तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर में ही मेंशन कर दिया जाए कि हर 2 साल पे ये एक होम टाउन एलटीसी लेंगे, हर 4 साल पे एक ऑल इंडिया एलटीसी इनको मिलेगी, और ये सीसीएस एलटीसी रूल से गवर्न होंगे, लेकिन जो भी पैसा उसका खर्चा आएगा वो पीएसयू के द्वारा बियर किया जाएगा। ठीक है, ये चीज है। अब क्या है कि ऐसे एम्प्लॉय जो टॉप पोस्ट पे नहीं है, इनके पास ऑप्शन होता है।
ठीक है, कि ये अपनी मर्जी से ये आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एलटीसी रूल से के प्रोविजन के तहत एलटीसी ले लें या पीएसयू के एलटीसी रूल से ले लें। कहने का मतलब मान लीजिए पीएसयू में भी एलटीसी की फैसिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो अपनी एलटीसी की फैसिलिटी है ही, तो ऐसे केस में इनके पास ऑप्शन होता है कि इन दोनों में से जो बेनिफिशियल हो इनको, ठीक है, जो भी बेनिफिशियल होगा उसको ये चूज कर सकते हैं। लेकिन टॉप पोस्ट पे जो बैठे हुए हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। पहली कंडीशन में अगर पीएसयू में एलटीसी है तो उसी से गवर्न होंगे, नहीं है तो इनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा जाएगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एलटीसी रूल से गवर्न होगा। लेकिन अदर देन टॉप पोस्ट पे जो हैं उनके पास ऑप्शन होता है, वो लिख करके देंगे कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एलटीसी रूल से गवर्न होना चाहता हूं या पीएसयू के एलटीसी रूल से गवर्न होना चाहता हूं, वो दे सकते हैं। दोनों में यही मेन फर्क है और इससे सवाल कई बार पूछा हुआ है। अब हमने देख लिया कि एलटीसी रूल किसके किसके ऊपर लागू होता है। अब हम यही देखेंगे कि ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एलटीसी रूल अप्लाई नहीं होता है, नॉट अप्लाई। सबसे पहला कैजुअल या डेली रेटेड एम्प्लॉय। कैजुअल एम्प्लॉय जो अपॉइंटेड होते हैं, जो कैजुअल लेबर वगैरह, उनको नहीं मिलता है। डेली रेटेड एम्प्लॉय भी कैजुअल लेबर की तरह ही होते हैं, पर डे के वर्क के हिसाब से इनको पेमेंट दी जाती है। ऐसे पर्सन जिनका पेमेंट कंटिजेंसी से किया जाता है, इनको भी एलटीसी की फैसिलिटी नहीं मिलती। एम्प्लॉय एंड स्पाउस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एयर इंडिया, ये पहले प्रोविजन था। क्योंकि पहले जो है कि एयर इंडिया जो है एक पब्लिक बॉडी थी, अब तो एयर इंडिया एक प्राइवेट बॉडी हो गई। पहले क्या होता था कि एयर इंडिया के एम्प्लॉयज और एयर इंडिया के एम्प्लॉयज की स्पाउस, चाहे वो एयर इंडिया में काम कर रहे हो या कहीं और काम कर रहे हो, इनको भी एलटीसी नहीं मिलता था। लेकिन जब से एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ और वो जो प्राइवेट बॉडी हो गई, तो इस प्रोविजन का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि इसके जो भी एम्प्लॉय हो गए अब वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो गए, तो उन प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए एलटीसी की फैसिलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक तरीके से अब इसका जो है कि कोई एक तरीके से औचित्य नहीं रह गया। अगला है आर्म्ड फोर्सेज, इनको भी एलटीसी नहीं मिलती। हमने पीछे पढ़ा कि सिविलियन इन डिफेंस उनको मिलती है एलटीसी, लेकिन आर्म फोर्सेज जो है वो मिलिट्री फोर्स होती है, उनको जो है कि एलटीसी की फैसिलिटी नहीं मिलती है। ठीक है, ये चीज। अगला है लोकल्स रिक्रूट इन इंडियन मिशन, जो मैंने पहले ही बताया, लोकल्स रिक्रूट्स इन इंडियन मिशन एब्रॉड। मैंने बताया था ना कि भारत का कोई भी जो है कि मिशन जो विदेशों में चल रहा हो, वहां पे जो हमारे एम्प्लॉय जाते हैं इनको एलटीसी मिलती है, लेकिन कुछ एम्प्लॉय वहीं पे लोकली रिक्रूट किए जाते हैं, छोटे मोटे एम्प्लॉय या हो सकता है ऑफिसर लेवल पे, इनको एलटीसी नहीं मिलती है, क्योंकि ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, ये फॉरेन एम्प्लॉयज है, इनको हायर किया गया है सर्टेन पर्पजेज के लिए। तो वही बोला कि लोकल्स रिक्रूट्स इन इंडियन मिशन अब्रॉड, इनको नहीं मिलता, इनको एलटीसी नहीं, कोई भी फैसिलिटी जो है कि हम लोगों को सिविल सर्विस वाली नहीं मिलती, इनके लिए अलग से रूल बनाया गया है। अगला है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मान लो, ठीक है, ये प्रोसीड्स ऑन लीव और इस लीव पे उसने एलटीसी ले लिया है, ठीक है, लेकिन रिजाइन कर दिया विदाउट रिटर्निंग,
वापस नहीं आया और लीव पे रहते हुए उसने रिजाइन कर दिया, तो ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी एलटीसी नहीं मिलता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसको नॉर्मली नहीं जानते हैं, हमें जानना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो लीव पे गया और उस लीव पे उसने एलटीसी लिया हुआ है, वापस नहीं आया और वो वहीं से रिजिग्नेशन अपना भेज दिया, तो ऐसे केस में उसकी एलटीसी भी कैंसिल हो जाएगी। अगर उसको एडवांस वगैरह दिया गया है तो वो अमाउंट रिकवर किया जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब हम आते हैं रेलवे एम्प्लॉय पे, जिसमें रिसेंटली चेंज हुआ है। देखिए, रेलवे एम्प्लॉय पे पहले क्या होता था कि एलटीसी रूल इनके ऊपर लागू नहीं होता था, इनको एलटीसी नहीं मिलती थी, इसके बदले में इनको रेल पास मिलता है, रेलवे कंसेशन पास, प्रिविलेज पास, रेल प्रिविलेज पास। ठीक है, जैसे बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एलटीसी रूल के तहत एलटीसी मिलता था उनके और उनके फैमिली मेंबर को, रेलवे अपने एम्प्लॉयज को रेल प्रिविलेज पास देता था। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इसमें एक रिलैक्सेशन दिया कि जो ये रेल प्रिविलेज पास मिलते थे, इससे रेलवे के एम्प्लॉयज को एक घाटा होता था, ये बाय रेल ही जर्नी कर सकते थे, केवल बाय रेल ही जा सकते थे, चाहे 1AC हो, 2AC हो, 3AC हो, बाय एयर का रेलवे इनको फेयर नहीं देता था। तो इन्होंने डिमांड की कि भाई हमें भी बाय एयर के लिए तो वहां भी इंटाइटलमेंट हो जाती है लेवल 9 से, वो भी डिमांड करने लगे कि हमें भी बाय एयर घूमने का मौका दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से एक रिलैक्सेशन इनको दे दिया कि इन 4 इयर्स, 4 साल के एक ब्लॉक में इनको एक ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगी। जैसे बाकी एम्प्लॉयज को 4 साल में एक ऑल इंडिया एलटीसी मिलती है, तो बोल दिया गया कि ठीक है, 4 साल के एक ब्लॉक ईयर में आपको एक ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगी, लेकिन ये जो इनको जो प्रिविलेज पास मिलता है वो ईयरली मिलता है। जिस पर्टिकुलर ईयर में आप ये ऑल इंडिया एलटीसी लेना चाहोगे, उसका जो है कि प्रिविलेज पास आपको सरेंडर करना पड़ेगा। प्रिविलेज पास सरेंडर करके सरेंडर सर्टिफिकेट के आधार पे आप 4 साल के एक ब्लॉक में एक ऑल इंडिया एलटीसी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन बोल दिया कि आपको कोई भी होम टाउन एलटीसी नहीं मिलेगी, केवल इतना ही फैसिलिटी दिया है। बाकी 3 साल तक इनको क्या मिलेगा, यही रेलवे प्रिविलेज पास ही मिलता रहेगा इनको। 4 साल में एक बार, चौथे साल नहीं, 4 साल में एक बार ये ऑल इंडिया एलटीसी जा सकते हैं और उस पर्टिकुलर ईयर का अपना ये प्रिविलेज पास जो है कि वो सरेंडर करेंगे, उसके बदले में इनको ऑल इंडिया एलटीसी वो कहीं पर भी जा सकते हैं। ठीक है, और अपनी इंटाइटलमेंट के हिसाब से एलटीसी रूल के तहत उनको रिइंबर्समेंट हो जाएगा। इनको कोई होम टाउन एलटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि होम टाउन एलटीसी नहीं मिलेगा तो होम टाउन को ये कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे होम टाउन को कन्वर्ट करने का नियम। तो ये भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब सवाल ये आया कि फैमिली की डिफिनीशन क्या होगी इनकी एलटीसी, ऑल इंडिया एलटीसी अवेल करने के लिए। तो जो सीसीएस एलटीसी रूल में जो दिया हुआ है, जो अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, उसके तहत जो फैमिली की डिफिनीशन बताई गई है, वही फैमिली की डिफिनीशन इनके ऊपर लागू होगी। कहने का मतलब जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं, ये जो एक ऑल इंडिया एलटीसी जो है कि अवेल करेंगे, इसके लिए, इस पर्पज के लिए सीसीएस एलटीसी रूल इनके ऊपर लागू होगा। मतलब सीसीएस एलटीसी रूल में जो भी प्रोविजन बनाए गए हैं वो सब के सब इनके ऊपर लागू होंगे। मतलब फैमिली की डिफिनीशन जो बताई गई है वही इनके ऊपर लागू होगा, और भी जो एडवांस का जो रूल है वो लागू होगा इनके ऊपर, और आपका इंटाइटलमेंट का रूल है वो लागू होगा। कहने का मतलब रेलवे के एम्प्लॉय पर भी अब सीसीएस एलटीसी रूल लागू होता है।
4 साल में एक बार जब उनको ऑल इंडिया एलटीसी दी जाती है तो रेलवे के एम्प्लॉय पे सीसीएस एलटीसी रूल लागू होता है। तो अब ये नहीं कह सकते कि रेलवे के एम्प्लॉयज के ऊपर सीसीएस एलटीसी रूल लागू नहीं होता, लागू होता है। 4 साल में एक बार जब उनको ऑल इंडिया एलटीसी दी जाती है तब उनको ऊपर लागू होता है। ठीक है। अब ये जो रेलवे के जो एम्प्लॉय होते हैं, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट और उसकी स्पाउस दोनों अगर गवर्नमेंट में हैं, ठीक है, तो दोनों के दोनों 10 दिन का ईएल इनकैश कर सकते हैं अपने अपने ऑफिस से। दोनों के दोनों जो है कि 10 दिन का इनकैशमेंट ले सकते हैं, भले ही इनमें से या तो दोनों रेलवे में हो या एक रेलवे में है और एक दूसरा कहीं और। ठीक है, ये चीज। तो ये था एक तरीके से एलटीसी रूल के एप्लीकेशन के बारे में। थोड़ा सा हम यहीं पे कंफ्यूजिंग एरिया देख लेते हैं, क्योंकि ये लीव रूल और एलटीसी रूल जो है एप्लीकेशन के बारे में बहुत कंफ्यूज करता है। यहां पे हम देखेंगे कि कौन कौन से एम्प्लॉय हैं जिन पे लीव रूल में क्या प्रोविजन है और एलटीसी रूल में। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि रेलवे वाले लीव रूल इनके ऊपर नहीं लागू होता है, ठीक है, लेकिन एलटीसी रूल में क्या हो गया, ओनली ऑल इंडिया एलटीसी के पर्पज से एलटीसी रूल के ऊपर लागू होता है। अगला कैजुअल एम्प्लॉय पे भी लीव रूल लागू नहीं होता, एलटीसी रूल भी लागू नहीं होता। वर्क चार्ज एम्प्लॉय, वर्क चार्ज या इंडस्ट्रियल, इनके ऊपर लीव रूल लागू नहीं होता लेकिन एलटीसी रूल लागू होती है। अभी हमने पढ़ा ऑल इंडिया सर्विस के एम्प्लॉय के ऊपर लीव रूल लागू नहीं होता लेकिन एलटीसी रूल लागू होता है। ठीक है, कोई भी पर्सन पेड फ्रॉम कंटिजेंसी है अगर, तो इनके ऊपर तो दोनों रूल लागू नहीं होते हैं, ना तो लीव रूल लागू होता है ना एलटीसी रूल लागू होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, इनके ऊपर लीव रूल लागू नहीं होता लेकिन इनको एलटीसी मिलती है, एलटीसी रूल लागू होता है। और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पे आता है तो इनके ऊपर लीव रूल का प्रोविजन नहीं लागू होता, क्योंकि ये अपने ही स्टेट के लीव रूल से गवर्न होते हैं, लेकिन एलटीसी रूल के तहत इनको एलटीसी मिल सकती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन एरिया है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन पे लीव रूल का प्रोविजन लागू नहीं होता लेकिन एलटीसी रूल का प्रोविजन लागू होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको एक जगह समराइज कर दिया है कि थोड़ा कंपेयर करने में आसानी। तो बस आज की क्लास में इतना ही करते हैं। एप्लीकेशन और किस किस पे अप्लाई होगा किस किस पे नहीं, ये हमने देख लिया। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ऐसे एम्प्लॉय जो नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड होते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन क्या दिया गया है एलटीसी रूल। ओके, बाय।